गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। तैयार हो जाए सब फहद भाई के फैंस और जो डिजिटल दुनिया के अंदर इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं कि आपकी रील्स, आपकी शॉर्ट्स जो हैं वो वायरल हों। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ये सब बतलाएंगे हमें फहद सलीम मलिक, जो कि पाकिस्तान के डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया के गुरुज में से हैं और राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा हैं। आज आ रहे हैं तो स्क्रीन पे जो आपको इस वक्त हम व्हाट्सएप नंबर दिखा रहे हैं, इस पे आपने अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ अपने सवाल भेजने, और ऐसा सवाल होना चाहिए कि ना सिर्फ आपका फ़ायदा हो बल्कि 0308893949 पे भेजे गए सवाल से किसी और का फ़ायदा भी हो जाए जब मैं और फहद बैठ के इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जनाब एक बहुत ही अहम मौजू जो हर वक्त आप स्क्रीन्स पे सुनते हैं और आप में से बहुत से लोग उससे इफ़ेक्टेड भी हैं, और वो है कि पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज आ रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि गर्मी ज़्यादा गर्म हो गई, सर्दी ज़्यादा सर्दी हो गई, जो बारिशें थीं वो कहीं गुम गईं और खुश्क सर्दी आ गई, जिससे बीमारियां और ये खड़खड़ गले का ये भी बढ़ गया। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर 2022 में जो सैलाब आए, उसके बाद हम देखते हैं लाखों करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, और उसमें से चंद ही हैं, कुछ ही हैं जो वापस अपने आबाई इलाकों में गए, लेकिन ज़्यादातर को अपनी रहने की नई जगह ढूंढनी पड़ी। ये सब क्या कहानी है, ये सब क्या खेल है? इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड माइग्रेशन। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना हो रहे हैं। हम शायद किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, हम शायद अपनी रज़ाई में, अपने बिस्तर में हीटर के आगे कंफर्टेबली बैठ के टेलीविज़न देखते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है जो आने वाले सालों में माहिरीन कहते हैं कि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10, तकरीबन 200 ममालिक में से टॉप 10 में है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से। तो ऐसे में सरमद इकबाल जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस और क्लाइमेट से जुड़े मसाइल के एक्सपर्ट्स के तौर पे हमें सामने नज़र आते हैं, जो कि हाल ही में दुबई में होने वाली COP28 के अंदर जो पाकिस्तान का केस रखा गया कि हमें हम उन ममालिक में से हैं जो कि इस क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन हम उससे इफेक्ट टॉप 10 में हो रहे हैं। तो सरमद उन माहिरीन में से थे कि जिन्होंने पिछले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान का एक केस, जिसे कहते हैं ना, हमारा एक आर्गुमेंट है, हमारा एक केस है अक़वाम आलम के सामने, उसको तैयार करने में एक बहुत अच्छी रिसर्च की उसको, और हुकूमत पाकिस्तान भी इस तरह की रिसर्च से इस्तेफादा करती है, और फिर COP28 जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके पाकिस्तान का केस प्लीड करना आसान हो जाता है। बड़ी मुश्किल से हमने सरमद को ढूंढा है, तो आज सरमद इकबाल होंगे राइजिंग पाकिस्तान में, और उनसे हम ये जानेंगे कि ये क्या खेल है, क्या कहानी है कि करोड़ों लोग पाकिस्तान के हर साल क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होते हैं। हमने अब करना क्या है, और पाकिस्तान का केस अब की बार कैसा प्लीड किया गया, टीम पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया, क्या उसके कोई फ़वाइद सामने आ रहे हैं आने वाले साल में या नहीं, यानी कि 2024-2025 में। इसके अलावा मनाहिल होंगी हमारे साथ राइजिंग पाकिस्तान में, जो लेकर आएंगे आपके लिए 3 मज़ेदार, चस्केदार, मसालेदार गुड न्यूज़, और ऑफ कोर्स इसके अलावा आपके पैगामात, आपके मैसेजेस, एंड ऑफ कोर्स आपकी भेजी गई तस्वीर से हम राइजिंग पाकिस्तान की हंडिया को तड़का लगाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूं साथियों। क्यों मैं बहुत खुश हूं? इसलिए कि मेरा पुराना एक दोस्त, पुराना क्लास फेलो बहुत अरसे के बाद मुझे मिलने आ रहा है। उसका नाम है अहमद, वन ऑफ माई फेवरेट कॉलीग्स इन द फैमिली ऑफ राइजिंग पाकिस्तान। और आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करके अहमद आता है, बड़े अरसे बाद आ रहा है, इसलिए कि अब वो पढ़ाई में, अब ये क्लास 10th में जब इंसान पहुंच जाए तो दुनिया में और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ पढ़ाई नज़र आ रही होती। अहमद के साथ भी कुछ ऐसे ही, लेकिन उसने कहा कि नहीं तौसीक अंकल, आपने बुलवाया है और इतनी बार इसरार किया है, आज मैं ज़रूर आऊँगी, यानी कि कल मैं ज़रूर आऊँगी, जो मेरी कल उससे बात हो रही थी। तो आज अहमद आ चुका है, पहुँच चुका है, और आज सुपरसोनिक प्लेन्स, ये सुपरसोनिक प्लेन्स की क्या कहानी है। हम तो कॉनकॉर्ड सुनते थे, फिर कॉनकॉर्ड का एक एयर क्रैश, बहुत बड़ा एयर क्रैश जो कि
पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ, पूरा जहाज़ गिर गया और वहाँ से सुपरसोनिक प्लेन्स पे पाबंदी लग गई। मुझे तो अपनी जवानी, अपने लड़कपन की यादें जहन में आती हैं जब मैं सुपरसोनिक प्लेन्स की बात सुनता हूँ। लेकिन लेट्स सी आज अहमद हमें क्या बतलाते हैं। तो ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो कि मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरे प्यारे दोस्त और क्लास फेलो अहमद मेरे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। इतने दिनों बाद, है ना? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया जी। अच्छा जी, क्या सीन है आज? तो सीख सर, आज का मेरा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना होगा। जी पूछिए। कभी आपका दिल करता है कि आज सुबह नाश्ते में इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूं और वो भी लंदन जाकर? लेकिन डिपेंड करता है कि ये ख्याल मेरे जहन में कम से कम 2 दिन पहले आना चाहिए, ताकि उसके बाद फ्लाइट में चढ़ना, पहुंचना, जहाज़ का उड़ना, लैंड करना, फिर लंदन पहुंचना, मतलब पॉसिबल कम से कम 2 दिन चाहिए। लेकिन उसके बाद आपका उसी दिन दिल करे कि लंच में तो मुझे चाइनीज़ खाना है और वो भी चाइना जाकर, और आप उसी दिन फ्लाइट लेके चाइना चले जाते हैं। यानी नाश्ता लंदन में और दोपहर का खाना बीजिंग में और डिनर किधर? न्यूयॉर्क या इस्लामाबाद? डिनर में आपका दिल चाहे कि मुझे टर्किश कबाब खाने हैं, इस्तांबुल पहुंच जाए। हाँ, और आप इस्तांबुल पहुंच जाए एक ही दिन में। तो सीख सर, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। तो सीख सर, ये पॉसिबल है। नासा अलोंग साइड अदर कंपनीज हमारे इस ड्रीम को एक रियलिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वो कैसे जनाब? हमारा जो आज का टॉपिक है X-59 प्लेन्स, वो सुपरसोनिक प्लेन्स है जो स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रैवल करते हैं, जिनके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा। यानी कि X-59 प्लेन्स जो कि स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रैवल करेंगे। जी। ब्रेकफास्ट एट लंदन, लंच इन बीजिंग एंड डिनर इन इस्तांबुल। ओए होए होए, क्या सीन है भाई। मुझे यही जिंदगी चाहिए भाई। ये राइजिंग पाकिस्तान तुम संभालो अहमद। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। अच्छा चलो, उसने कहा तौसीक अंकल रियलिटी में आ जाए, पहली स्लाइड पे चले। अच्छा जी, फर्स्ट स्लाइड सुपरसोनिक प्लेन्स 1947 1947 में बना जी था? सर, दुनिया के सबसे पहले प्लेन्स जो थे वो 1947 में बने और उन्हें हम एक्स प्लेन्स कहते हैं। एक्स प्लेन्स वो एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट थे जो कि सुपरसोनिक्स बैरियर को, जो साउंड का बैरियर होता था, उसे तोड़ देते थे। उसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करते थे। उस टाइम पे तो सिर्फ ये जो मिलिट्री टेस्ट पायलट्स होते थे जो बहुत प्रोफेशनल और हाईली ट्रेंड होते थे, सिर्फ वही इन एक्स प्लेन्स का इस्तेमाल कर सकते थे। और जैसे कि चक येगर वो पहला मिलिट्री पायलट था जिसने 1947 में एक सुपरसोनिक प्लेन को ट्रैवल किया और सुपरसोनिक स्पीड को एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया 1947 में। इंटरेस्टिंग। उसके बाद जो लेट 1960s है, उसमें जो सुपरसोनिक ट्रैवल है, जो सुपरसोनिक प्लेन्स थे, वो मेन स्ट्रीम में आ गए थे, यानी एविएशन इंडस्ट्री में आ गए थे। अच्छा। उसका मतलब आप हमारी तरह सिविलियंस भी उन प्लेन्स का इस्तेमाल कर सकते थे। वो कमर्शियल फ्लाइट्स के तौर पे इंट्रोड्यूस हो गए थे। ठीक है, और अगली स्लाइड भी कंट्रोल रूम कह रहा है कि हम आपको दिखाते हैं, यानी कि जो आप जिक्र कर रहे हैं अभी 1969 में कॉन्कॉर्ड वो पहला सुपरसोनिक कमर्शियल प्लेन था। कोई आम सुपरसोनिक प्लेन नहीं, कमर्शियल प्लेन था जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। वो अबाउट 100 पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकता था। उसके साथ उसकी जो स्पीड थी वो 23 माइल्स पर मिनट की स्पीड पर ट्रैवल करता था। इतनी वो तेज़ स्पीड पर ट्रैवल करता था। और ये 1970s में आ चुका। जी, 1970s में ये कमर्शलाइज हो चुका था। हम उस टाइम पे लोग उसको इस्तेमाल कर सकते थे। बिल्कुल ठीक है जी, अगली स्लाइड पे नहीं, अभी इसी स्लाइड पे रहना होगा। अच्छा, अभी इस स्लाइड पे दोबारा जाएं जी, जरा रुकिए, वापस जाइए जी। हाँ, अब जो कॉन्कॉर्ड था वो लिटरली स्पेस के, आप जब भी उसमें ट्रैवल करते थे, आप लिटरली स्पेस के एज पे होते थे जहाँ पे द स्काई गेट्स डार्कर। आप लिटरली अर्थ के कर्व्स देख सकते थे। वो इतनी हाइट और इतने हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैवल करता था। अरे वाह, जबरदस्त। जो कॉन्कॉर्ड था वो उसकी जो स्पीड थी वो अबाउट मार्क 1 और मार्क 2 तक चली जाती थी। मार्क 1 तो स्पीड ऑफ साउंड है, मार्क 2 यानी डबल द स्पीड ऑफ साउंड पे आप ट्रैवल कर रहे होते थे। डबल द स्पीड, यानी अगर आप न्यूयॉर्क टू लंदन ट्रैवल करना चाहिए, इस तरह यूके टू यूएस ट्रैवल करना चाहे, तो आपको 3 आवर्स और 30 मिनट्स लगेंगे, जबकि वैसे एक नॉर्मल प्लेन में आपको 7 आवर्स लग सकते हैं। मे बी मोर। बिल्कुल 7 से 10 घंटे लगते हैं। जी, तो डिपेंड करता है आप अमेरिका में किस जगह पे
जा रहे हाँ, हैं, बिल्कुल तो ठीक। सीख सर जो कॉन्कोर्ड था वो परफेक्ट नहीं था, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से उसका बैन आ गया था 2003 में, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि वो बैन क्यों हुआ। बैन क्यों आ गया था ये हम जानेंगे जी। अब इजाजत है कंट्रोल रूम को अगली स्लाइड दिखाने की। सुपरसोनिक प्लेन्स बैंड। तो सीख सर जो कॉन्कोर्ड था, आपने एक कोट सुना होगा, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, हर अच्छी चीज़ ख़त्म हो जाती है एक टाइम पे आके। इसी तरह कॉन्कोर्ड का भी ख़त्म आ गया था। इन 2003 आफ्टर 27 इयर्स ऑफ सर्विस कॉन्कोर्ड को बैन कर दिया गया था। वो एकदम अचानक से बैन नहीं था कि 2003 में बस बैन कर दिया, वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे जिसके बाद जाके इस कॉन्कोर्ड को बैन कर दिया गया था। जिस तरह 1973 में सबसे पहले कॉन्कोर्ड को लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा एरियाज़ में फ़्लाइट की इजाज़त नहीं दी गई थी, और उसके जो नंबर ऑफ़ राउट्स थे जिसमें वो ट्रैवल कर सकता था वो बहुत कम हो गए थे। और एक टाइम आ गया था जब जो एयरलाइंस थी उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि कॉन्कोर्ड इज़ जस्ट नॉट प्रॉफिटेबल एंड वी कैन नॉट कीप इट रनिंग। यानी कि खर्चा भी बहुत ज्यादा है और वो हर एयर स्ट्रिप पे लैंड भी नहीं कर सकता जी, और हर जगह ट्रैवल भी नहीं कर हर जगह सकता, ट्रैवल भी नहीं कर सकता वो अपनी प्रॉफिटेबल स्पीड नहीं की रहा। वजह से, तो वो कमर्शियली वायबल नहीं रहा हाँ। था, प्रॉफिटेबल नहीं रहा था। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था इसका सुपरसोनिक बूम, जिसके बारे में आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। तो 2003 में ये बैन हुआ। व्हाट इज सुपरसोनिक बूम, ये बताएं। सुपरसोनिक बूम तब है, सुपरसोनिक बूम जब भी कोई सुपरसोनिक प्लेन स्पीड ऑफ साउंड पे ट्रैवल करता है या साउंड बैरियर को ब्रेक कर देता है, ये एक बहुत ऊंची धमाकेदार आवाज़ प्रोड्यूस करता है। और वो सिर्फ कोई एक आवाज़ नहीं होती, वो मल्टीपल कांस्टेंट बूम्स होते हैं। जब तक प्लेन सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करता रहेगा वो मल्टीपल बूम्स, वो धमाकेदार आवाज़ आती रहेगी। अच्छा, वो अबाउट 103 डेसिबल्स टू 105 डेसिबल्स यानी जो साउंड का यूनिट होता है उसको रीच कर लेते हैं। और पता है आपको और किस चीज़ का यूनिट जो डेसिबल्स होते हैं 103 टू 105 चले आते हैं? किसके? फायरवर्क्स। यानी आप जब ये प्लेन सिटीज़ के थ्रू ट्रैवल करता था, उसके रास्ते में जितने भी सिविलियंस आते थे, जितने भी लोग आते थे, उनके लिए कांस्टेंट फायरवर्क्स हो रहे होते थे, चाहे वो जितने भी टाइम के ऊपर। ऐसे लगता था कि अच्छा जहाज भाई अपना सफर करे, वो अपना काम कर रहा है, भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। और नीचे हमें ऐसे लगता था जैसे आतिशबाजी हो रही है, फायरवर्क्स हो रहे हैं। जी, और ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी और कॉन्कोर्ड को बहुत एरियाज़ में अलाउ नहीं किया गया था ट्रैवल करने। ओके। अब चलते हैं अगली अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। X-59 क्वेस्ट। तो सिख सर आपको पता होगा कि इधर के X-59 क्या है। X-59 तो वो X सीरीज़ का प्लेन है जो आगे आके डेवलप होकर अब X-59 हो गए। लेकिन एक क्वेस्ट क्या है? क्वेस्ट एक्चुअली वो नासा का मिशन है जिसके अंडर X-59 आ जाता है। X-59 एक नया सुपरसोनिक प्लेन है जिसके ऊपर नासा काम कर रहा है और वो अपने कंप्लीशन के स्टेजेस के करीब पहुंच चुका है। ओके। अब जो क्वेस्ट है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? वो क्वाइट सुपरसोनिक ट्रैवल के लिए स्टैंड करता है। क्वाइट सुपरसोनिक ट्रैवल, क्वेस्ट। इंटरेस्टिंग। वो इसके लिए स्टैंड करता है। अब जो X-59 है उसमें नासा का प्लान है वो एक ऐसा प्लेन बनाए कि वो जब भी ट्रैवल करे वो हमें सोनिक बूम के इश्यूज से को ना फेस करना पड़े, यानी उसका शोर ना हो ताकि धमाके ना हो रहे हो, साउंड के धमाके जो बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं वो ना हो रहा हो। एग्जैक्टली। और आप न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से इस्तांबुल, इस्तांबुल से बीजिंग, बीजिंग से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से मोरक्को, आप चंद घंटों में, विदाउट चंद एनी मिनटों में प्रॉब्लम्स आप अपना सफर तय कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं मिशन क्वेस्ट में, वो जो प्लेन है उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, उसको डेल्टा विंग्स देना चाहते हैं और उसके साथ और उसके साथ उसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो उसके एरोडायनेमिक्स में आता है वो उसकी 18 फुट लॉन्ग नोज़ है जो उसके एरोडायनेमिक्स में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ जो कॉन्कोर्ड जैसे प्लेन्स थे उनके साथ एक इशू ये था कि उनके जो बॉटम थी ना, बॉडी जो थी उनकी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बम्प्स और बहुत ज़्यादा कर्व्स आ जाते थे जो कि क्या करते थे, जब भी वो साउंड बैरियर को ब्रेक करता था, सुपरसोनिक बूम प्रोड्यूस होता था, वो बूम्स को नीचे की तरफ ट्रैवल करने के लिए फोकस कर देते थे और नीचे जो सारे सिविलियंस होते थे रास्ते में उन सब के लिए नॉइजेस क्रिएट करता था। अच्छा, आपकी स्लाइड्स मुकम्मल हुई है? एक और अभी रहती हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे जाएं। फिर मेरा एक सवाल भी आपसे, बल्कि दो सवाल हैं। अच्छा, कॉकपिट के बारे में बताइए। जी, जो कॉन्कोर्ड है उस कॉन्कोर्ड और X-59 का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? उनका सबसे बड़ा डिफरेंस उनके कॉकपिट्स का डिफरेंस है। जो आपने एक देखा होगा, जो हमारे नॉर्मल भी जो प्लेन्स होते हैं उनकी जो नोज़ होती है वो
وہ ان کے جو کاکپٹس ہوتے ہیں وہ بالکل ان کے نوز پہ ہوتے ہیں, یعنی بالکل پلین کے فرنٹ پہ ہوتے ہیں جہاں سے پائلٹ کو ایک 3D ویو نظر آ جائے. لیکن جو X-59 ہے اس کے آگے تو اس کی 18 فٹ لمبی نوز آ جاتی ہے, پائلٹ آگے کیسے دیکھے گا؟ تو سیکھ سر آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کوئی ڈیجیٹل اسکرین ہوگی اور کیمرہ جو ہے وہ نوز کے آگے لگا ہوگا اور وہ ویو اس کو یہاں اسکرین پہ مل رہا ہوگا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے. یار میں پاس ہو گیا ہوں. اوکے. جو X-59 ہے اس کے آگے ایک XVS سسٹم انسٹالڈ ہے جو ایکسٹرنل ویژن سسٹم ہم کہتے ہیں, جس میں 2 کیمراز ایک نوز کے اوپر والی سائڈ پہ اور ایک باٹم والی سائڈ پہ اٹیچڈ ہے, جو ایک HD اسکرین کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں پائلٹ کے پاس اندر کاکپٹ میں. اس کے ساتھ جو پورا پلین ہے نا اس کے اراؤنڈ سینسرز ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایک نارمل ونڈو کے کمپیریزن میں بہت زیادہ فائدے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہمیں ایئر سپیڈ مل جاتی ہے, ہمیں ہمارا الٹیٹیوڈ نظر آ جاتا ہے اسی اسکرین پہ. یعنی کہ یہ وہ اسکرینز ہیں جس وقت کنٹرول روم دکھا رہا ہے, اب میں اور احمد بیٹھے ہوئے ہیں جی لیفٹ اینڈ رائٹ, احمد پائلٹ ہے, میں اس کا اسسٹنٹ ہوں, ٹھیک ہے جی, اور سامنے ہمارے اسکرین ہے اور اس کے آگے 18 فٹ کی اس کی لمبی نوز ہے, اور یہ جو اسکرین پہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس 18 فٹ کے آگے کیمرہ لگا ہوا ہے جس کا ڈسپلے ہمیں یہاں مل رہا ہے. جی بڑا سین ہے بھائی, بڑا سین ہے. اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں جی. یہ ہے جی فیزز بیفور لانچنگ. تو سیکھ سر جب X-59 تیار ہو جائے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ ناسا نے ایک 3 فیز پلان ڈیولپ کیا ہے, جس میں اس پلان کے سب سے پہلے فیز میں تو پلین جب کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے ان جنرل ٹیسٹس رن کیے جائیں گے, دیکھا جائے گا کیا اس کا انجن ورک کرتا ہے, کوئی پلین میں فالٹس تو نہیں. اس کے بعد جو فیز 2 ہے اس میں جب پلین کو چیک کر لیا جائے گا کہ اٹ از آل اوکے, تو پلین کو کی چابیاں جو ہے جو پلین ہے X-59 وہ ناسا کو دے دیا جائے گا. اب ناسا جو ہے سب سے پہلے تو جب ڈپلیکیٹ چابی اس کی بن سکتی ہے ایسی کہ ایک چابی ہوئے ڈپلیکیٹ چابی ہوئے, یہ مجھے پتہ ہے اپارے میں بڑے اچھے وہ چابی میکر بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں, اور صدر راولپنڈی میں بھی, ان سے جا کے اگر ہم ان کی ایک چابی بنوا لیں جگر, شام کو جا کے بنوائیں اور صبح جا کے کسی کو اٹھنے سے پہلے ہم خود کھول لیں, ٹریول کر کے آ جائیں, جا کے ذرا ناشتہ لنڈن کر کے میں اور تم واپس آ جائیں. یہ پاسبل ہے کہ نہیں؟ ابھی تو فی الحال نہیں پاسبل, لیکن جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح کے ایک ہائسٹ پلان کر لیں. کچھ چیز پلان کرنی پڑے گی. جی اچھا. اب اس میں یہ تھا کہ جو X-59 اب جو فیز 2 ہے اس میں کیا ہوگا, جب X-59 کو فلائی کیا جائے گا اس کے اراؤنڈ ناسا ایک F-15 جیٹ فلائی کرے گا, تاکہ وہ اس کے تھرو یہ دیکھ پائے جو ساؤنڈ بیریئر کو جب بھی یہ X-59 بریک کرے گا کیا وہ سچی میں اس کے شاک ویوز ریڈیوس کر رہا ہے, جو ہمارے سپر سونک بوم بن رہا ہے, کیا ہمارا پلان سچی میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یعنی وہ جو فائر ورکس کے جو ساؤنڈ کے بلاسٹ اور دھماکے ہم سنتے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ جو ہمارا جو جب بھی کوئی بھی سونک بوم پروڈیوس ہوتا ہے وہ اباؤٹ 50 ناٹیکل مائلز کے ریڈیس میں سپریڈ ہو جاتا ہے. اب ناسا کیا کرے گا جب وہ X-59 کو فلائی کرے گا تو وہ ایک 30 ناٹیکل مائلز کے ریڈیس میں بہت زیادہ مائکرو فونس پلیس کر دیں گا جن کے اندر 70 سینسرز ہوں گے. اچھا. اور کیا ہوگا جب بھی وہ ایکس پلین ان کے اوپر سے فلائی کرے گا وہ ایگزیکٹ ریڈنگز لے لیں گے کہ ہمارا ساؤنڈ بوم کتنا کم ہو گیا. ابھی ان کا پلان یہ ہے کہ 103 ڈیسیبل سے 75 ڈیسیبلز لے آئے, یعنی کہ جو ہمارے فائر ورکس جتنے لاؤڈ ساؤنڈز ہوتے تھے اس کو ہم جب ایک گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہیں جو اس کی آواز آتی ہے نا اتنا کم کر دے. یار مجھے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے, کوئی بات نہیں, اگر مجھے گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز آ رہی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, مطلب تاکہ وہ ہمارا اور آپ کا خواب پورا کر دے اور ہم کبھی لنڈن, کبھی استنبول, کبھی ٹرکی, کبھی کہیں ہم جب چاہیں ٹریول کر لیں, کبھی ناشتے کے لیے تو کبھی کسی اور چیز کے لیے. بھائی میرے لائف ٹائم میں تو شاید یہ مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن احمد نہیں تو سیکھ سر آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے. کیا گڈ نیوز؟ اب جو X-59 ہے اس نے 2024 میں کمپلیٹ ہو جانا ہے. 2024 یعنی کہ اگلے سال؟ ہاں جی کمپلیٹ ہو جانا ہے. واو. ابھی تو فی الحال ناسا نے تو اس کو بہت زیادہ پرائیویٹ رکھا تھا, لیکن اس فرائیڈے کو ناسا اپنے انٹرویوز کھول رہا ہے جس میں لوگ آئیں گے اور X-59 شوکیس پہ ہوگا اور وہ کمپلیٹلی ریڈی ہو چکا ہوگا اور لوگ اس سے ریلیٹڈ اس کے بارے میں کوسچنز کر سکتے ہیں ایک پریس کانفرنس کی طرح. زبردست. تو سمجھیں جناب کہ اگر ابھی سے اس کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور جواب دیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اگلے سال یعنی 2025 میں ہم اس میں ایکچولی ٹریول بھی شاید کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں. لو جی ڈن ہو گیا. اچھا سنے کوئی جلدی ٹکٹیں خرید لو تو سستی ملتی ہیں, کوئی ایسا سین ہو سکتا ہے؟ ایسے ہم ٹرائی کر لیتے کہ ہم کوئی ڈسکاؤنٹڈ پرائس ارلی برڈ ٹکٹس جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. بھائی احمد بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا, اور مطلب یہ دیکھیں نا یہ گوہر جیسے اور احمد جیسے
اور عبداللہ جیسے اور MBA جیسے جو میرے کلاس فیلوز ہیں ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یہی پیغام ہے رائزنگ پاکستان کا کہ ضروری نہیں کہ آپ نے سیکھنا استاد سے ہے, آپ اپنے سے کم عمر بچوں سے اور کم عمر کے کلاس فیلو سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہائی فائیو ہو جائے اس پہ زبردست قسم کا. آل دا بیسٹ احمد, سو پراؤڈ آف یو. رائزنگ پاکستان میں ساتھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فہد ملک آپ کے ہمارے فیوریٹ ہمارے سپر ہیرو بھی آ چکے ہیں, اور ان کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو 0308893699 پہ آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے, کہیں آپ پھنس گئے ہیں, فہد بھائی موجود ہیں آج رائزنگ پاکستان میں. آپ کے سوالات کا انتظار کر رہی ہیں آمنہ اور ان کی ٹیم. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد مناہل, اور مناہل لے کر آئیں گی 3 اچھی خبریں. سوالات کا سلسلہ فہد کے لیے جاری رہنا چاہیے.